गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे, जिसे आप अपठित गद्यांश के नाम से भी जानते हैं। अनसीन पैसेज जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। तो अपठित गद्यांश को हल करने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम उन आवश्यक बातों को जान लेते हैं। तो वह आवश्यक बातें हैं आपकी। नंबर 1, सबसे पहले विद्यार्थियों को पूरे गद्यांश या अनुच्छेद को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। ठीक है। यदि फिर भी शब्द का अर्थ स्पष्ट न हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में उस वाक्य को बार बार पढ़कर उस शब्द का अर्थ या भाव जाना जा सकता है। यदि एक बार में आपको अर्थ समझ में नहीं आता तो उसको आप बार बार पढ़कर उस शब्द के अर्थ तक आप पहुंच सकते हो। व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते समय उस वाक्य को ध्यान से पढ़ें या ध्यान से पढ़ लेना चाहिए जिससे वह प्रश्न लिया गया है। अर्थात जो आपके अपठित गद्यांश में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि उन प्रश्नों में आपसे क्या पूछा गया है। आगे कहता है कि गद्यांश का शीर्षक देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक अधिक से अधिक 2 या 3 शब्दों में ही हो। अर्थात शीर्षक आपका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। 1, 2 या 3 शब्दों का ही शीर्षक होना चाहिए। आगे कहता है गद्यांश का शीर्षक गद्यांश के मुख्य भाव को बताने वाला होना चाहिए। यानी कि वो गद्यांश का जो आप शीर्षक दोगे वो उस गद्यांश से संबंधित होना चाहिए और वह भी उसके मुख्य भाव से। आगे गद्यांश का शीर्षक प्रसिद्ध उक्तियों के रूप में भी हो सकता है। अर्थात जो आप गद्यांश का शीर्षक देते हो वो एक उक्ति के रूप में भी दे सकते। उक्ति अर्थात कहावत के रूप, जो आपकी प्रसिद्ध कहावतें होती हैं उसके रूप में भी आप गद्यांश का शीर्षक दे सकते हो। ठीक है। तो अपठित गद्यांश आपका पेपर में 10 नंबर का रहता है। यहाँ कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, उनका अध्ययन करके हम अपठित गद्यांश को हल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा अपठित गद्यांश है अस्माकं देशः भारतवर्षम् अस्ति। हमारा देश भारत वर्ष है। भारतम अस्माकं जन्मभूमिरस्ति। भारत हमारी जन्मभूमि है। इदमेव अस्माकं कर्मभूमि पुण्यभूमि च वर्तते। यही हमारी कर्मभूमि और पुण्य भूमि है। भारतवर्षम पुरा आर्यवर्तो अपि कथ्यते स्म। भारतवर्ष को पहले आर्यवर्त भी कहा जाता था। अस्य देशस्य उत्तरस्यां दिशि शैलराजो हिमालय वर्तते। इस देश की उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा, शैलराज क्या होता है? पर्वतराज, हिमालय वर्तते है। स गिरिराज है प्रहरी इव दृश्यते। वह गिरिराज अर्थात पर्वतों का राजा या हिमालय प्रहरी पहरेदार, प्रहरी क्या था? पहरेदार, पहरेदार की तरह दृश्यते दिखाई देता है। भारतस्य दक्षिणतश्च रत्नाकरो विद्यते। भारत की दक्षिण की ओर रत्नाकर क्या होता है? समुद्र, समुद्र विद्यमान है। अयम देश देवानाम अपि स्पृहणीय अस्ति। यह देश देवताओं का भी स्पृहणीय क्या होता है? प्रिय या प्यारा। यह देश देवताओं का भी प्रिय है। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका एक पदेन उत्तर। भारतस्य उत्तरस्यां दिशि कै वर्तते। भारत की उत्तर दिशा में कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय। भारतवर्षम पुरा किम कथ्यते स्म। भारतवर्ष को पहले क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? आर्यवर्त। आगे आपका दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जो आपका पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन दिए गए, लेकिन पेपर में आपको ये 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आपको इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से ढूंढ कर ही लिखने होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न में कहता है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है अस्माकं कृते भारतम कीदृशी भूमि वर्तते। हमारे लिए भारत कैसी भूमि है? तो
हमारे लिए भारत कैसी भूमि है? कर्म भूमि पुण्य भूमि च वर्तते। तो यहाँ पर आपका कीदृशी की जगह पर आ जाएगा कर्म भूमि पुण्य भूमि च वर्तते। अस्माकं कृते भारतम कर्म भूमि पुण्य भूमि च वर्तते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, इसका जो पहला आपका अपठित गद्यांश है इसको उन्होंने हल किया हुआ है, इसके उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न, भाषिक कार्यम शैलराज हिमालय अन्योपद्यो विशेष्य पदम किम। शैलराज हिमालय, ये दो पद आपको दिए गए हैं। इन दोनों पदों में ये पूछ रहा है कि विशेष्य पद क्या है। ये आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। भाषिक कार्य में जो प्रश्न होते हैं वो व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो इन दोनों में विशेष्य पद क्या है? तो शैलराज पर्वतों का राजा और हिमालय, ये शैलराज है इसका विशेषण और हिमालय है इसका विशेष्य। क्योंकि यहाँ पर हिमालय की विशेषता बताएगी, हिमालय कैसा पर्वतों का राजा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर आपका हिमालय। इन्होंने क्या पूछा है? विशेष्य पद। ठीक है। अगर आपसे विशेषण पूछता है फिर आ जाए, फिर आपका उत्तर होगा शैलराज। ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सह गिरिराज प्रहरी इव दृश्यते अत्र सह पदम कस्मै प्रयुक्तम। वह पर्वतराज पहरेदार की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर सह जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो कौन दिखाई देता है? हिमालय। तो सह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? हिमालय के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा हिमालय कृते। आगे सप्रीहणीय इति पदे प्रत्यय अस्ति। सप्रीहणीय इस पद में प्रत्यय है। तो सप्रीहणीय में आपका कौन सा प्रत्यय है? अन्यर प्रत्यय है। ठीक है। इसका ध्यान आप जब प्रत्यय का व्याकरण प्रत्यय का आपका चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्पृहणीय में आपका अन्यर प्रत्यय है। आगे आपका हिमालय। हिमालय अस्य पदस्य विशेषणम किम। हिमालय इस पद का विशेषण क्या है? तो हिमालय पद का आपका विशेषण है, आपका जो पिछले ऊपर प्रश्न में आया था शैलराज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शैलराज, यानी पर्वतों का राजा। शैलराज क्या होता है? पर्वतों का राजा। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा अपठित गद्यांश दिया गया है, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी मम प्रिय नेता अस्ति। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी मेरे प्रिय नेता हैं। तस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य पोरबंदर नाम के स्थाने अभवत्। उसका जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। अस्य पिता करमचंद है, माता च पुतली बाई आसीत। इनके पिता करमचंद और माता पुतली बाई थी। आगे कहता है कि अध्ययनार्थम विदेशम गंतुकामः सह मातुः आदेश प्राप्त्यार्थम प्रतिज्ञात्रयम् अकरोत्। कि क्या कहता है कि अध्ययन के लिए यानी पढ़ने के लिए विदेश जाने के इच्छुक उसने माता का आदेश प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिज्ञाएं की। यानी कि विदेश में अध्ययन के लिए जाने के इच्छुक उसने माता का आदेश प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिज्ञाएं की। तो 3 प्रतिज्ञाएं क्या की थी उसने? सप्रतिज्ञां पालयन् सह 3 वर्षाणि विधि शास्त्रम अधीतवान। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उसने 3 वर्षों तक विधि शास्त्रम अधीतवान, विधि शास्त्र का अध्ययन
किया। तो विधि शास्त्र आपका होता है लॉ, ठीक है, जो आपके वकील और जज बनते हैं तो वो क्या करके बनते हैं, लॉ करके। तो विधि शास्त्र उसका हम कहते हैं हिंदी में और संस्कृत। तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते उसने 3 वर्षों तक विधि शास्त्र का अध्ययन किया। आगे कहता है स्वदेशम आगत्य च मुम्बापुर्यां बैरिस्टर वृत्तिम प्रारभत। कहता कि अपने देश में आकर मुम्बापुर्याम यानी कि मुंबई में बैरिस्टर वृत्ति में प्रारभत वकालत का कार्य शुरू किया। बैरिस्टर क्या होता है, वकालत, जो वकील करते हैं, वकालत का कार्य या नौकरी शुरू की, ठीक है, वकालत की नौकरी शुरू की। तो ये था आपका अपठित गद्यांश। इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसको भी इन्होंने हल किया हुआ है। तो एक पदेन उत्तर आपका पहला प्रश्न है मोहनदासस्य जन्म कस्मिन् देशे अभवत्। मोहनदास का जन्म किस देश में हुआ था, किस में हुआ था, किस प्रदेश से यानी प्रदेश में, किस राज्य में हुआ था, गुजरात प्रदेश से, ठीक है, गुजरात प्रदेश से। आगे आपका विदेशे गांधी त्रीणि वर्षाणि किम अधीतवान। विदेश में गांधी ने 3 वर्षों तक क्या पढ़ा, किसका अध्ययन किया था, विधि शास्त्रम, ठीक है। आगे आपका पूर्ण वाक्यानुत्तर्त मोहनदास करमचंद गांधी ने जन्म गुजरात प्रदेश से कस्मिन् स्थाने अभवत्। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, पोरबंदर नामक स्थान। तो कस्मिन की जगह पर आपने क्या लिखना, सिर्फ पोरबंदर, ये सब चेंज करना है, बाकी सारा आपका प्रश्न से ही बनेगा, ठीक है। कस्मिन की जगह पर आपने सिर्फ पोरबंदर नाम के स्थान आ जाएगा। आगे आपका भाषिक कार्य यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है आपके। तो पहला प्रश्न है गद्यांशे विदेशम इति पदस्य कः विपर्यय प्रयुक्तम। गद्यांश में विदेश पद का कौन सा पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। विदेश का यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि गद्यांशे विदेशम इति पदस्य कः विपर्यय। विदेश का विपर्यय यानी कि विलोम शब्द क्या प्रयोग किया गया है, स्वदेशम। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वदेशम। सो यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहा था, मैंने आपको पर्यायवाची बोल दिया था। तो विपर्यय होता है विलोम यानी कि उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाला, विपरीत अर्थ देने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वदेशम, ठीक है। आगे कहता है राष्ट्रपिता इति पदस्य विशेष्य पदम किम। राष्ट्रपिता इस पद का विशेष्य पद क्या है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो राष्ट्रपिता किसकी विशेषता है, मोहनदास की, ठीक है। कौन था राष्ट्रपिता, मोहनदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनदास, ठीक है। आगे है मुम्बापुर्याम इति पदे का विभक्ति। तो मुम्बापुर्याम में कौन सी विभक्ति आपकी, सप्तमी विभक्ति में आता है, सप्तमी में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मुम्बापुर्याम का क्या अर्थ होता है, मुंबई में। तो में और पर किसके निशान होते हैं, सप्तमी के यानी अधिकरण के। आगे है अभवत इति पद क्रियापदे कै लकार है। अभवत इस क्रियापद में कौन सा लकार है। तो अभवत में कौन सा लकार है, लंग लकार, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा अपठित गद्यांश। आगे आपका तीसरा जीवने किमपि लक्ष्यम अवश्यम भवेत। यानी कि जीवन में कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्यहीनम जीवनम तु पशुतुल्यम एव पशुतुल्यम एव, कि लक्ष्यहीन जीवन तो पशु के समान है ही है। यानी कि जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है उसका जीवन कैसा, एक पशु के समान है। लक्ष्य अपि उच्चम परहित कारकम च भवेत। और हमारा लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए,
लक्ष्य भी उच्च यानी कि ऊंचा और परहित कारकम दूसरों का भला करने वाला होना चाहिए। ठीक है। एतादृशेन लक्ष्येण अस्माकं जीवनम उत्साहपूर्णम भविष्यति। इस प्रकार के लक्ष्य से, एतादृशेन क्या होता है, इस प्रकार के लक्ष्य से हमारा जीवन उत्साहपूर्ण हो जाएगा। परोपकारेण ए मनुष्य जीवने वास्तविकम सुखम शांतिम च आपनोति। आपनोति क्या होता है, प्राप्त करता है। परोपकार से ही मनुष्य जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। आलोचनाम अपि कुर्वन्ति। आलोचना भी करता है, आलोचना भी करता है। तदापि फलस्य चिंतां विना अग्रे गमनम एव अस्माकं कर्तव्यम्। तदापि फिर भी फलस्य चिंता बिना, फल की चिंता के बिना, अग्रे गमनम आगे जाना, एव ही अस्माकं कर्तव्यम ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है। फिर भी फल की चिंता के बिना आगे चलना ही हमारा कर्तव्य है। तो आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तर, कस्य चिंता विना अग्रे गंतव्यम। किसकी चिंता के बिना आगे जाना चाहिए, फलस्य, फल की चिंता के बिना कि हमें उसका क्या फल मिलेगा, क्या रिजल्ट हमें मिलेगा। केवल हमें कर्म करते हुए आगे चलता रहना। आगे है, मनुष्य जीवने केन वास्तविकम सुखम आपनोति। मनुष्य के जीवन में कौन वास्तविक सुख प्राप्त करता है। ठीक है। मनुष्य जीवन में कौन वास्तविक सुख प्राप्त करता है, केन यानी किस से। बोला कि मनुष्य जीवन में किस से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। ठीक है, ये बनेगी आपकी, किस से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लक्ष्य से। लक्ष्य धनेन, यहाँ पर आपके दिए धनेन, परोपकारेण, ज्ञानेन, सुखेन। तो आपका सही उत्तर है इनमें से। यहाँ पर आपका जो वाक्य आया था, परोपकारेण मनुष्य जीवन वास्तविक सुखम शांतिम आपनोति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परोपकारेण। ठीक है। उसके बाद है आपका पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, अस्माकम लक्ष्यम कीदृशम भवेत। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, उच्चम और परहितकारकम। जो आपने अध्ययन किया, तो कीदृशम की जगह पे आपने क्या लिखना है, यहाँ से उत्तम, उच्चम, उच्चम या उत्तम की बात होती, उच्चम परहितकारकम च भवेत। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पर आपने राइट करना है, इसको यहाँ पर फिलअप करना है प्रश्न 2 के आंसर को। तीसरा प्रश्न है, भाषिक कार्यम, व्याकरण वाला कार्य। उत्साहीनम इत्यस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। उत्साहहीन का कौन सा विलोम अर्थात विपरीत अर्थ यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो उत्साहहीन का क्या हो जाएगा, उत्साहपूर्णम। ठीक है, उत्साहपूर्णम। आगे है, एतादृशेन इति पदम कस्य पदस्य विशेषणम। एतादृशेन यह पद किसका विशेषण है। तो किसका विशेषण है, एतादृशेन क्या था उसमें, लक्ष्येन या जीवनम, लक्ष्येन आएगा आपको। यहाँ पर आपका आया था एतादृशेन लक्ष्येन, यहाँ पर आपका एतादृशेन लक्ष्येन अस्माकं जीवनम उत्साहपूर्णम भविष्यति। इस प्रकार के लक्ष्य से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा एतादृशेन लक्ष्यम, लक्ष्येन, सॉरी, लक्ष्येन। ठीक है, एतादृशेन लक्ष्येन। आगे है, कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य कर्ता क्या है। कुर्वन्ति इस क्रियापद का कर्ता कौन है, कौन ऐसा कर्ता। देखो पाठ में कुर्वन्ति का अपराध आपका
कुर्वन्ती आपका आया था ये वाला, ठीक है, कुर्वन्ती। इसका आगे आप यदि जना आलोचनाम अपि कुर्वन्ती, तो यहाँ पर कुर्वन्ती का जो करता है वो है जनाः, तो आपका सही उत्तर उसमें हो जाएगा जनाः, ठीक है। परोपकारेण इति पदे का विभक्ति, परोपकारेण पद में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी होती है? परोपकारेण पद में कौन सी विभक्ति होती है? ये हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति, ठीक है। आगे आपका फोर्थ एप्टित गद्यांश, एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं। कहता है कि तत्र एकम उद्यानम अस्ति, वहाँ पर एक उद्यान है यानी बगीचा है। उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति, बगीचा न केवल सुंदर है अपितु विशाल भी यानी बड़ा भी है। जना न केवलम मनोरंजनम अपितु विश्रामाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्ध पवनाय च उद्यानेषु भ्रमन्ति, कि लोग न केवल मनोरंजन के लिए, विश्राम के लिए और चित्त की यानी मन की प्रसन्नता के लिए, ठीक है, कि लोग न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि विश्राम के लिए, चित्त की प्रसन्नता यानी मन की प्रसन्नता के लिए और शुद्ध वायु के लिए उद्यानों में घूमते हैं। तत्र वृक्षः मनोहराणि पुष्पाणि खगानां च मधुरध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम च यच्छन्ति, वहाँ उन्नतः वृक्षः, उन्नत वृक्ष, ठीक है, वहाँ पर उन्नत वृक्ष, उन्नत मतलब बड़े बड़े वृक्ष, मनोहराणि पुष्पाणि, मनोहर यानी कि लुभावने या सुंदर फूल, खगानाम च मधुर ध्वनि और पक्षियों की मधुर ध्वनि, सर्वेभ्य जीवेभ्य सदैव सुखम एव यच्छन्ति, सभी जीवों को सदा सुख ही देते हैं। धन्यानि एतादृशानि उद्यानानि, धन्य है ऐसे उद्यान या बगीचे, ठीक है। आगे है एक पद में उत्तर दीजिए। उद्याने केसाम मधुर ध्वनि सुखम यच्छति, बगीचे में किनकी, केसाम तक किनकी मधुर ध्वनि सुख देती है, बगीचे में किनकी मधुर ध्वनि सुख देती है, तो किनकी मधुर ध्वनि देती है, खगानाम यानी पक्षियों की, ठीक है। आगे है उद्यानेषु मनोरंजनाय के भ्रमन्ति, बगीचों में यानी कि उद्यानों में मनोरंजन के लिए कौन घूमते हैं, तो कौन घूमते हैं, लोग घूमते हैं, जनाः, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न है उद्याने कीदृशाः वृक्षाः सन्ति, तो उद्यान में यानी बगीचे में कैसे वृक्ष हैं, तो कैसे वृक्ष थे, उन्नतः, तो आपका यहाँ पर कीदृशः की जगह पे आ जाएगा आपका उन्नतः, ठीक है। आगे है भाषिक कार्य में दिया गया मनोहराणि पुष्पाणि अन्योपद्योः किम विशेषण, मनोहराणि और पुष्पाणि इन दोनों पदों में विशेषण क्या है, तो विशेषण आपका है मनोहराणि क्या होता है सुंदर, और पुष्पाणि क्या होता है फूल यानी कि सुंदर फूल, तो सुंदर क्या हो जाएगा आपका विशेषण, तो विशेषण में आपका आ जाएगा मनोहराणि, ठीक है। मनोहराणि पे आपने टिक का निशान लगा। आगे है मधुर ध्वनि जीवेभ्य सुखम यच्छति, मधुर ध्वनि जीवों को यानी कि प्राणियों को सुख देती है। वाक्य कर्तृ क्रियापदयों की वचनम, वाक्य में कर्तृ और क्रियापद में कौन सा वचन है, मधुर ध्वनि जीवेभ्य सुखम यच्छति, ठीक है, मधुर ध्वनि जीवों को सुख देती है, तो इसमें आपका वचन पूछा है, कर्तृ और क्रियापद में कौन सा वचन है, मधुर ध्वनि, इसमें आपका है एक वचन, तो इसमें आपका एक वचन है। कर्ता में भी, कर्ता और क्रिया में कौन वचन पूछा है, कौन सा वचन है, तो दोनों में एक वचन ही है। कर्ता आपका है मधुर ध्वनि, ठीक है, मधुर ध्वनि आपका कर्ता जो ये भी एक वचन में है, और यच्छति ये भी एक वचन है।
यच्छति इति क्रियापदे धातु अस्ति। यच्छति इस क्रियापद में कौन सी धातु है? तो कौन सी धातु होती है? यच्छति में दा धातु होती है। ठीक है, दा का फिर यच्छ बन के चलता है। यच्छति, यच्छत है, यच्छन्ति, जो आपकी मूल धातु होती है वो दा होती है। आगे है अस्मिन् गद्यांशे तर्वः इति पदस्य किं पर्यायपदं युक्तम। यहाँ पर इस गद्यांश में तर्व यानी वृक्ष, तर्वः क्या होता है? वृक्ष। इस पद का कौन सा पर्यायवाची प्रयोग किया गया है? तो तर्वः का पर्यायवाची आपको हो जाएगा वृक्षः। ठीक है, तो यहाँ तक आपके 4 अपठित गद्यांश है जो वो कंप्लीट हो जाते हैं। इन चारों को आपने, 4 में से 2 आपके पहले फिल है, तीसरे और चौथे अपठित गद्यांश को आपने फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ तक के 4 अपठित गद्यांश को आपने एक बार आप खुद से हल करके देखना है, ताकि जो आपके पेपर में अपठित गद्यांश आएंगे उनको आप आसानी से हल कर सको। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।